हे गाइस, तो रिसेंटली एक न्यूज आई कि कैसे एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की वीएफएक्स टीम को एंड मूवमेंट पर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पर काम करने के लिए कहा गया, जिसके चलते क्वांटममेनिया के पोस्ट प्रोडक्शन पर इसका नेगेटिव असर हुआ और कुछ हद तक इसी वजह से क्वांटममेनिया मूवी की एक्चुअल वीएफएक्स क्वालिटी पर भी इस चीज का असर हुआ। लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा और सोचे तो ना सिर्फ ये इशू क्वांटममेनिया को वीएफएक्स लेवल पर इफेक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ ये इस मूवी को स्टोरी लेवल पर भी काफी बड़े तरीके से इम्पैक्ट करता है और प्रोबेबली ये इशू ही वो रीजन है जिसने फेज 4 को भी अंडरवेलमिंग बना दिया था। तो इस वीडियो में हम इसी वीएफएक्स इशू और उसकी वजह से रीसेंट मार्वल मूवीज के क्वालिटी पर इम्पैक्ट पड़ने के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ ही दिन पहले वल्चर की एक रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था कि क्वांटममेनिया के वीएफएक्स शॉट्स के लिए काफी सारे शॉर्टकट्स लिए गए और इस मूवी के कई सारे क्रिटिकल रिसोर्सेज को ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के वीएफएक्स टीम में मूव कर दिया गया, जो कि क्वांटममेनिया मूवी के साथ ही पोस्ट प्रोडक्शन फेज में गई थी। अब ये एक लॉजिकल डिसीजन था मार्वल की तरफ से, कंसिडरिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वकांडा फॉरएवर एक ट्रिब्यूट है चैडविक बोसमैन के लिए। तो यहाँ मार्वल किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था वकांडा फॉरएवर की क्वालिटी को लेके, और इंडीड वकांडा फॉरएवर एक बहुत ही इमोशनल मूवी थी। लेकिन वकांडा फॉरएवर को प्रायोरिटी देने की वजह से क्वांटममेनिया सफर हुई अपने पोस्ट प्रोडक्शन फेज में। मार्वल ने कई सारे एडिटोरियल चेंजेस भी किए क्वांटममेनिया में आखिरी वक्त पर, जिसकी वजह से उन सीन्स में वीएफएक्स ऐड करने के लिए बचे हुए आर्टिस्ट के पास वक्त ही नहीं बचा था और अल्टीमेटली इसी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मार्वल ने बहुत सारे ऐसे सीन्स कट कर दिए जहां बहुत सारा एक्शन या वीएफएक्स से भी इमेजरी थी। इवन कुछ सीन्स जो मूवी में थे वहां भी शॉर्टकट्स लिए गए सो दैट हम एज एन ऑडियंस को पता ना चले कि वीएफएक्स अधूरे रह गए। ये अधूरे वीएफएक्स और एडिटोरियल कट से प्रोबेबली वो प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से ये मूवी थोड़ी अंडर डेवलप्ड और अंडरवेलमिंग लगी लोगों को, क्योंकि यहाँ हमें समझना होगा कि अधूरे वीएफएक्स को छुपाने के लिए जो कट्स किए गए थे वो इस मूवी की लार्जर स्टोरी को भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर्स को देखें तो उन ट्रेलर्स में एक प्लॉट को टीज किया गया है जो कि एक्चुअल मूवी में हार्डली एक्सप्लोर हुआ था। ट्रेलर्स में हम कैंग को स्कॉट के साथ एक बार्गेन करते हुए देख सकते हैं, जिसमें अगर स्कॉट कैंग का काम करने में सक्सेसफुल रहा तो स्कॉट को वो दोबारा वक्त देगा कैसी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, वो वक्त जो उसने ना सिर्फ एंडगेम के स्नैप के दौरान खो दिया था लेकिन उससे भी पहले जब कैसी बड़ी हो रही थी और वो जेल में बंद था, और इवन जब वो सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका के साथ चला गया था। और स्कॉट का यही रिग्रेट कैंग यूज करने वाला था क्वांटम रियम से बाहर निकलने के लिए। ट्रेलर्स के हिसाब से स्कॉट इस वक्त को दोबारा जीने के लिए डेस्परेट भी होता है। ऑफ कोर्स इस प्लॉट का एंड तब हुआ होगा जब वो कैंग के मल्टीवर्सल कोर को चुराने प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में फंसा होगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं सबसे ज्यादा वीएफएक्स हेवी और कॉम्प्लेक्स शॉट भी पूरे मूवी में ये प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म का ही था। मल्टीपल एंटमैन जो एक साथ चल रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, जाइंट मैन भी बन रहे हैं और डिसइंटीग्रेट भी हो रहे हैं। अब इतनी सारी चीजों को एक साथ वीएफएक्स के थ्रू दिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा वीएफएक्स आर्टिस्ट के लिए। और जो भी डायलॉग्स यहाँ पे बोले जा रहे होंगे वो भी एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन या प्लॉट के कंटेक्स्ट में ही होंगे। हो सकता है कि कैसी के इस प्लॉट से रिलेटेड कई सारे डायलॉग्स इसी सीन में बोले गए हो, और सबसे ज्यादा वीएफएक्स वर्क भी इन्हीं सीन्स में होने की वजह से और कम टाइम के चलते वीएफएक्स टीम और मार्वल को ये सीन्स कट करने पड़े होंगे। और अब क्योंकि ये सीन्स कट हुए होंगे तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ होगा ओवरऑल मूवी के स्टोरी टेलिंग में, जो कि मूवी के बिगिनिंग तक जा रहा होगा, जैसे कि अडल्ट कैसी की बैक स्टोरी और कैसे वो जेल पहुंची, स्कॉट और कैसी के बीच थोड़ी और इंटरेक्शन वाले सीन्स, और फिर उनका क्वांटम रियम में कैंग से मिलना जो जानता था कि स्कॉट ने क्या खोया है और वो कौन सी चीज है जिससे स्कॉट रेडी होगा उसका मल्टीवर्सल कोर चुराने के लिए। ये सभी सीन्स कट हुए होंगे मूवी से। अगर ये सीन्स इस मूवी में होते तो इस मूवी के इमोशनल वेट को वो डेफिनेटली और भी ज्यादा बढ़ा देते। इनफैक्ट और भी कुछ सीन्स कट हुए हैं होप को लेकर जब वो प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में एंटर करती है। एक बिहाइंड द सीन्स फोटो ने रिवील किया है कि एक ऐसा सीन कट हुआ था मूवी से जहां होप अपने बच्चों के साथ दिख रही है। अब ये ऑब्वियसली एक अल्टरनेट होप का वेरिएंट है, कंसिडरिंग 616 यूनिवर्स में उसका और स्कॉट का कोई बच्चा नहीं है और काफी हाई चांसेस है कि ये अल्टरनेट होप प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में ही जनरेट हुई होगी, बिल्कुल जैसे स्कॉट लैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स जनरेट हुए थे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के साथ। और ना सिर्फ प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म बल्कि इस मूवी के राइटर जेफ लवनेस ने यह भी रिवील किया कि कैंग और जैनेट की क्वांटम रियम वाली हिस्ट्री भी हमें इस मूवी में दिखने वाली थी। ये जैनेट और कैंग की बैक स्टोरी वाले सीन्स अगर इस मूवी में होते तो शायद इस मूवी में फ्रीडम फाइटर्स का रोल और भी ज्यादा फ्लैश्ड आउट होता, जो कि क्लाइमैक्स को और ज्यादा इंपैक्टफुल बना देता।
मूवी के फाइनल कट में हम हार्डली कुछ जान पाते फ्रीडम फाइटर्स और जैनेट की उनके साथ हिस्ट्री को लेकर। यही रीजन है कि हमें फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड सीन्स कुछ हद तक अंडरवेलमिंग लगते हैं। अब जबकि इतने सारे सीन्स कट हुए हैं मूवी से, तो ऑब्वियस है कि इस एडिटिंग की वजह से मूवी का रन टाइम भी अफेक्ट हुआ होगा। क्वांटममेनिया का टोटल रन टाइम इंक्लूडिंग क्रेडिट्स 2 आवर्स और 5 मिनट्स का था और बिल्कुल सिमिलर रन टाइम्स हमने फेज 4 के मूवीज में भी देखे हैं जो हमें अंडरवेलमिंग लगे थे, स्पेशली 2022 के MCU मूवीज। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जिसका टोटल रन टाइम था 2 आवर्स और 6 मिनट्स और थॉर लव एंड थंडर जिसका रन टाइम था 1 आवर और 59 मिनट्स। ये दोनों ही मूवीज लोगों को अंडरवेलमिंग या डिसअपॉइंटिंग लगी थी। अब जो कुछ भी क्वांटममेनिया के साथ हुआ उसके पोस्ट प्रोडक्शन फेज में काफी चांसेस है कि बिल्कुल वैसा ही इन दोनों मूवीज के पोस्ट प्रोडक्शन में भी हुआ होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के रीशूट्स काफी लेट तक चले थे जिसकी वजह से प्रोबेबली VFX टीम टाइम पर मूवी को खत्म नहीं कर पाई होगी और अल्टीमेटली क्वांटममेनिया की तरह ही उस मूवी को हेवीली एडिट किया गया होगा जिसमें शायद स्टोरी लाइन या कुछ सब प्लॉट्स पूरे के पूरे हटा दिए गए होंगे। एक सीन इन पर्टिकुलर जो हटा गया था मूवी के बिगिनिंग से ही वो 616 यूनिवर्स के मॉर्डो का था, जब वो स्कारलेट विच के पास जाता है उसके पावर्स छीनने के लिए और रिटर्न में वांडा उसे मार देती है। इवन इल्यूमिनाटी के साथ भी हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और नो डाउट वो सब अल्टीमेटली मरने ही वाले थे उस मूवी में, लेकिन जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम उन्हें मिलता उतनी ही ज्यादा ट्रैजिक उनकी डेथ होती और उतना ही ज्यादा मेनेसिंग वांडा का डिपिक्शन होता। सिमिलरली थॉर लव एंड थंडर का रन टाइम भी सजेस्ट करता है कि इस मूवी ने भी कई सारे कट्स देखे होंगे जो कि लार्जर स्टोरी लाइन को इम्पैक्ट कर रहे होंगे और जो एंड रिजल्ट हमें देखने मिला वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। इनफैक्ट इस मूवी की VFX क्वालिटी को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया था रिलीज के वक्त। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मूवी की क्वालिटी, उसकी स्टोरी टेलिंग काफी हद तक VFX पर भी हेवीली डिपेंडेंट होती है और जब तक VFX आर्टिस्ट को इनफ टाइम नहीं मिलेगा तब तक हम ये अंडरवेलमिंग MCU मूवीज का रन शायद देखते ही रहेंगे। और ना सिर्फ मूवीज बल्कि कई सारे MCU के डिज्नी प्लस शोज भी इसी टर्मोइल से गुजर रहे हैं। इसका रिसेंट एग्जांपल है शी हल्क, जो स्टोरी टेलिंग के साथ साथ अपनी VFX क्वालिटी के लिए भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था। और अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में मार्वल ने 8 डिज्नी प्लस शोज को रिलीज किया है। जब इतने सारे डिज्नी प्लस शोज एक साथ प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन में होंगे तो यहाँ भी वही VFX इशू होगा तो रिसेंट MCU मूवीज में हमने देखा। और यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि जितने ज्यादा कॉन्करेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मार्वल स्टूडियोज की लीडरशिप के लिए इन प्रोजेक्ट्स को ओवरसी करना। डेफिनेटली अब केविन फाइगी वही सेम लेवल पर इन्वॉल्व नहीं हो सकते हर प्रोजेक्ट में जिस तरह वो इन्फिनिटी सागा की मूवीज में हुआ करते थे। 2019 तक मार्वल मैक्स टू मैक्स 3 प्रोजेक्ट्स को रिलीज करता था एक साल में। इसी वजह से वो सारी मूवीज क्वालिटी के मामले में सफर नहीं करती थी, लेकिन अब इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चलने की वजह से सफर हो रहे हैं। एक गुड न्यूज अब ये है कि केविन फाइगी ने भी रिसेंटली बताया कि मार्वल स्टूडियोज जिस स्पीड से डिज्नी प्लस शोज को रिलीज कर रहा था अब इसे थोड़ा स्लो कर दिया गया है और हम अब शायद साल में 2 या मैक्स टू मैक्स 3 शोज देखेंगे। और साथ ही साथ रिसेंटली मार्वल ने यह भी अनाउंस किया कि द मार्वल्स मूवी अब जुलाई के बदले 10 नवंबर 2023 को रिलीज होगी, सो दैट इस मूवी को इनफ टाइम दिया जा सके उसके पोस्ट प्रोडक्शन में। ये डेफिनेटली एक अच्छी साइन है मार्वल के फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से। अनफॉर्चुनेटली ये सेम चीज क्वांटममेनिया के साथ नहीं हुई क्योंकि मार्वल ने US में प्रेसिडेंट्स डे वीकेंड को ध्यान में रखकर ये रिलीज डेट डिसाइड की थी। अगर इस मूवी को थोड़ा और टाइम मिलता तो शायद ये मूवी और ज्यादा अमेजिंग हो सकती थी। और ऑफ कोर्स क्वांटममेनिया मूवी बुरी नहीं है, जस्ट दैट कि इस मूवी में काफी ज्यादा पोटेंशियल था और भी ज्यादा बेटर और अमेजिंग होने का। होपफुली जिस तरह तो मार्वल्स को इनफ टाइम दिया मार्वल ने, उसी तरह अब आने वाली सभी फेज 5 और फेज 6 के प्रोजेक्ट्स को भी इनफ टाइम मिले सो दैट मार्वल का हर प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसे ही शाइन करे जैसे इन्फिनिटी सागा की मूवीज हुआ करती थी। तो आपके क्या थॉट्स है क्वांटममेनिया और मार्वल के ओवरऑल VFX इशू को लेकर, और क्या करंट फेज 5 और फेज 6 मूवीज का शेड्यूल अब इसकी वजह से चेंज होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।